हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ क्वांट्स विद चिन्मय सर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अरिथमेटिक का, और डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपके मेंस में आता है अरिथमेटिक बेस, उसमें भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं उसमें भी डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट सीखा था प्रीवियस वीडियो में, उसको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो अगर नहीं देखा तो ऑलरेडी वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो और उसके बाद आप ये जो क्वेश्चन वाला वीडियो है उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है तो लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी रखी है, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वीडियो की। और एडिशनल अगर कुछ क्वेरी है आपको तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर्मेट देखो वही रहेगा जो हमारा हर वीडियो में रहता है। ओके, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो अगर आप देखोगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का है, 2019 के पेपर में आया था। सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के ही मैंने लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, देखो इन्होंने क्या बोला है कि ऑन गिविंग द 25% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी, राइट। हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि डिस्काउंट जो है वो हमेशा एमआरपी में मिलता है, राइट। फिर उसने बोला है कि जब मैं 25% का डिस्काउंट देता हूँ एमआरपी पे तो जो ट्रेडर है उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। और उन्होंने बोला है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस दैट इज़ द एमआरपी एंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल इज़ 180, देन व्हाट इज़ द एमआरपी ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एमआरपी देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता दिया था कि एमआरपी, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, आर्टिकल प्राइस, आइटम प्राइस, ये सारी चीज़ें एक ही होती है। ठीक है, जिसको हम लोग मार्क प्राइस कलेक्टिवली बोल देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक तरीके से, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, कि एमआरपी दैट इज़ मार्क प्राइस हम लोग बोल सकते हैं, और सीपी, इनके बीच का अगर मुझे रेशो फाइंड करना हो तो मैंने आपको एक बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया होना चाहिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन में। ओके, तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे तो दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आपको ये डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको देखो प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करना सीखोगे ना, तब आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड अपने आप बढ़ेगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप मुझे ये ऑब्जर्व करना था कि मैं कौन सा अप्रोच यूज़ करूँगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट में तो मैंने आपको मल्टीपल अप्रोचेस बताए हैं, है ना। मैंने आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी बताया है और बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका स्किल ये है कि आप किस कॉन्सेप्ट को किस क्वेश्चन में अप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है। ओके, तो जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा कि डिस्काउंट एंड परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, दोनों चीज़ें दी गई है, तो मैं वही रिलेशन यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ से मुझे देखो एमआरपी और सीपी के बीच का रेशो मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पे कंडीशन में भी वही दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द एमआरपी एंड सीपी इज़ 180, तो मैं आराम से कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग एमपी या एमआरपी या सीपी इसका रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एमपी का मैंने बताया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट था। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी 20 दिया हुआ है, तो जब वो 100 में ऐड होगा तो कितना होगा 120। और सीपी के लिए क्या था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, डिस्काउंट कितना है 25, तो वो 100 से माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 75। ओके, अब इसको कट कर लो आराम से, 15 से कट होगा ये 8 बार और ये 5 बार, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एमआरपी मेरा 8 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस मेरा 5 यूनिट है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ओके, अभी आगे देखो क्या बोला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि कितना होगा 3 यूनिट होगा। इसका वैल्यू एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 180, बिकॉज 3 यूनिट तो हमारा एजम्पशन है। ओके, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है 180, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट का वैल्यू 60 होगा? यस, राइट।
तो आगे देखो क्या बोला है कि MRP चाहिए। MRP कितना है 8 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट का 60 है वैल्यू, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 8 यूनिट का 60 × 8 मतलब 480 होगा। वो तो ओरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, वो आप बाकी के अप्रोचेस से भी कर सकते हो, उसमें भी आपका आंसर सेम आएगा, बट हम लोगों को वह अप्रोच लेना है जिसमें कैलकुलेशन मिनिमम हो और हम लोगों को कम टाइम में हमारा आंसर मिले, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप ये अप्रोच यूज़ करोगे तो आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक तो आप कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो और दूसरा आपको इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो में भी क्लियर किया था कि ये जो रिलेशन है MP और CP का, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। आप खुद पहले ट्राई करो और बताओ कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, जो कॉस्ट प्राइस है A की इज़ ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ B। ओके, फिर उन्होंने बोला है कि अगर B की सेलिंग प्राइस 3600 है और अगर मैंने उस चीज़ को 20% प्रॉफिट पे बेचा है तो कॉस्ट प्राइस निकालो किसकी, A की, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि आपको पहले तो एजम्पशन करना है इस कंडीशन का। ये जो उन्होंने कंडीशन बताई है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ A इज़ ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ B। ओके, तो इसका मतलब A की जितनी प्राइस होगी वो B के डबल होगी। ओके, तो अगर मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि B की लेट से 100 है और A की लेट से 200 है। आप वैसे तो कुछ भी एजम्पशन कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 100 ही एजम्पशन करना है ना। कुछ भी एजम्पशन कर सकते हो, लेकिन 100 से थोड़ा ईजी हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ B 100 है तो A की कॉस्ट प्राइस उसके डबल होगी, मतलब 200 होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोला है उन्होंने, जो सेलिंग प्राइस है B की वो 3600 है और B ने कितने % प्रॉफिट पे बेचा है, 20%। तो आप मुझे बताओ कि अगर कॉस्ट प्राइस मैंने B की 100 एज्यूम की है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि B की सेलिंग प्राइस 120 रही होगी, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है 100 पे। ओके, लेकिन हमारा एजम्पशन 120 है, लेकिन जो सवाल है उसमें कितनी दी है वैल्यू, 3600। तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो 0 और 0 कट हो गया और ये 12 को मैं 3 से और 0 से कट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, ठीक है। और हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एज्यूम कितने की थी, 200। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 200 × 300, है ना। तो ये 2 3 6 और बाकी के 3 zeros आराम से लग जाएंगे। तो कितना आंसर आएगा, 6000, है ना। तो ये 6000 वाला जो ऑप्शन है वो आप बड़े आराम से मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कितना आसान सवाल था। ये आसान इसलिए हुआ बिकॉज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर अप्रोच से उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो आपको अप्रोच जो है वो सही रखना है। अप्रोच सही रखोगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, कम होगा, मिनिमाइज होगा और आपको एक्यूरेटली आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें उन्होंने बोला है कि 2 चेयर्स है, दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम है। फिर उन्होंने बोला है कि डिफरेंस जो है वो सेलिंग प्राइस में है। मतलब एक चेयर को अगर मैं किसी सेलिंग प्राइस पे बेचता हूँ और दूसरे को किसी और सेलिंग प्राइस पे बेचता हूँ तो वो जो सेलिंग प्राइजेस होंगी दोनों की अलग अलग, उन दोनों के सेलिंग प्राइजेस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 90 आएगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब मैंने पहले चेयर को बेचा तो मुझे 12% का प्रॉफिट मिला, जब मैंने दूसरे चेयर को बेचा तब मुझे 18% का प्रॉफिट मिला। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो कॉस्ट प्राइस निकालो चेयर की, मतलब दोनों चेयर की तो कॉस्ट प्राइस सेम ही है, तो हम लोगों को एक ही चेयर की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप सिंपल सी बात ये समझो कि मुझे प्रॉफिट % दिया हुआ है दोनों केस में, है ना। तो क्यों ना हम लोग इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से करें। फ्रैक्शन वाले मेथड से बहुत ईजी होता है अगर आपको इस तरीके की चीज़ें दी जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में फ्रैक्शन वाला मेथड बताया था उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। 2 केसेस है। पहला केस क्या है, 12% का प्रॉफिट। आप मुझे बताओ कि अगर 12% है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा। मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसका फ्रैक्शन 3/25 होगा। कैसे, 12/100 इसको अगर आप कट करोगे 4 से तो कितना आएगा, 4 3 एंड 4 25, राइट। तो 3/25 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट में, मैंने ये बताया था कि 25 मेरा कॉस्ट प्राइस होगा और
28 मेरा क्या होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसके ऊपर मुझे क्या हो रहा है 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये होता है फ्रैक्शन को एज्यूम करने का मतलब, है ना। तो अगर उन्होंने बोला है 12% प्रॉफिट है तो 3/25 उसका फ्रैक्शन हो गया, और इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 25 के कॉस्ट प्राइस पे 28 का क्या हो रहा है सेलिंग प्राइस मिल रहा है, मतलब 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ये पहला केस हुआ। ओके, अभी ठीक इसी तरीके से हम लोग दूसरा केस एज्यूम करते हैं। दूसरे केस में देखो क्या बोला है, दूसरे केस में बोला है कि मुझे 18% का प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो अगर मैं 18% को फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, 9/50 मिलेगा डेफिनेटली, है ना। तो 9/50 अगर मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि 50 मेरी कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर 9 का प्रॉफिट हो रहा है, और मुझे सेलिंग प्राइस कितनी मिल रही है 59। ये उसका मतलब हो गया। ओके, अभी ये जो फ्रैक्शन वाली चीज़ है इसको हम लोग भूल जाते हैं और सिर्फ इसको याद रखते हैं, बिकॉज हम लोगों को अल्टीमेटली तो यही चाहिए था। ओके, अभी 2 केसेस हम लोग लिख लेते हैं, एक के नीचे एक। पहला केस में क्या था, 25 कॉस्ट प्राइस था और मुझे सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा था 28, ठीक है। और दूसरे केस में मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था 50, और मेरा जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ 59। ये मेरे पास 2 केस है, ठीक है। अभी अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो उन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस दोनों चेयर्स की सेम है ना। तो ये अगर आप देखोगे ये तो डिफरेंट आ रही है कॉस्ट प्राइस, तो क्यों ना उसको हम लोग पहले सेम करें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर 50 है तो क्या हम लोग इसको भी 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये 25 को 50 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 50 हो जाएगा सेम, और जब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 56 आएगा आंसर। और जो सेकेंड वाला केस है उसमें कितना है 59 है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 3 यूनिट का चेंज हो रहा है मेरे सेलिंग प्राइस में। ओके, तो हमारे एजम्पशन के हिसाब से चेंज कितना होना चाहिए 3 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है चेंज 90। उन्होंने खुद बोला है कि सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है 90 का है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो 3 यूनिट था वो 90 के बराबर है, सिंपल सी बात है। और अगर 3 यूनिट 90 के बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 1 यूनिट 30 के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो उन्होंने बोला है कॉस्ट प्राइस निकालो। हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस रेशो में कितनी लिखी थी 50 लिखी थी ना, सेम की थी। ओके, तो अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो मुझे बताओ 50 यूनिट कितने के बराबर होंगे 50 × 30, 2 जीरोज वैसे ही रहेंगे, और 5 3 कितना हो जाएगा 15। बिल्कुल आसान सवाल था, 1500, है ना। तो आसानी से आप 1500 वाला जो आंसर है वो मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने ईजी तरीके से हम लोगों ने ये किया। ओके, और आपको एग्ज़ाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है ताकि आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा ना करना पड़े और आपका आंसर भी जल्दी से आए, वो भी एक्यूरेटली, ठीक है। तो आई होप कि थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान सवाल था। ओके, चलिए 4th क्वेश्चन आप बताइए। 4th क्वेश्चन में अगर आपसे कहूँ तो आप 1 सेकेंड में बता सकते हो, यस बिल्कुल 1 सेकेंड में। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको रखना है, क्योंकि ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो आप देखोगे तो आपके ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन वैसे तो पीओ वाले एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हो पीओ प्रीलिम्स वो भी एसबीआई वाले एग्जाम में पूछा गया है, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप 1 सेकेंड में बता दोगे कि आंसर क्या होगा। ओके, आप खुद देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करना है जो अपने कॉन्सेप्ट में सीखा है। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला है, एक आर्टिकल है जिसको मैंने 1500 रुपये में बेचा आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क प्राइस। ओके, और उन्होंने आपको 2 क्वांटिटीज़ दी है, एक क्वांटिटी है 550 और दूसरी क्वांटिटी क्या है मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब उस क्वांटिटी की जो भी मार्क प्राइस होगी वो। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि 550 तो ऑलरेडी है, यही है ही क्वांटिटी 1, है ना, इसमें कुछ अलग नहीं है। ओके, जो क्वांटिटी 2 है वो आपको निकालनी है, दैट इज़ मार्क प्राइस। लेकिन वो निकालने की ज़रूरत है क्या, अगर आप खुद ये वाला जो 4th वाला क्वेश्चन है उसको फिर से देखोगे तो आप देखोगे कि आपको इसमें जो क्वांटिटी है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों,
क्योंकि आपको पता है कि जो मार्क प्राइस है वो हमेशा क्या होती है, सेलिंग प्राइसेस तो ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है हमेशा, है ना। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस से हमेशा मार्क प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में भी मेरी जो मार्क प्राइस होगी वो 1500 से तो ज़्यादा ही आएगी, पता नहीं कितनी होगी, लेकिन 1500 से तो ज़्यादा ही होगी, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी क्वांटिटी 1 क्या है, 550 है। तो क्या मुझे कंपैरिजन मिल सकता है विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू? डेफिनेटली मिल सकता है। मेरी जो क्वांटिटी 2 रहेगी वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगी, 550 से तो ग्रेटर ही रहेगी, इनफैक्ट 1500 से भी ग्रेटर रहेगी। तो अगर क्वांटिटी 1 में आपको 1500 भी दिया होता तो भी आप बोल सकते थे कि क्या, कि मेरी क्वांटिटी 2 बड़ी है 1500 से, है ना। हाँ, अगर क्वांटिटी 1 में आपको 1500 से बड़ा ऑप्शन देते तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया ऐसा, तो क्यों सॉल्व करना, है ना। बिल्कुल आराम से आप मार्क कर सकते हो, क्वांटिटी 2 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, है ना। तो इस तरीके से देखो आपको ऑब्जर्वेशन रखना है। ओके, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट करता है, वो आपके जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको भी चेक करता है। उसको सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उसको अप्लाई किया, कैलकुलेशन किया और फिर आपने सॉल्व किया, इस तरीके के कैंडिडेट्स उनको नहीं चाहिए। उनको ऐसे भी कैंडिडेट्स चाहिए जो ऑब्जर्वेशन सही तरीके से करे। ओके, तो आपको बिल्कुल इसी लॉजिक को अप्लाई करना है जहाँ पे भी आपको पॉसिबल लगे, ठीक है। तो आई थिंक 4th वाला क्वेश्चन जो है वो आपको समझा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 5th वाला। ओके, 5th वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन उसका जो लेंथ है उन्होंने सिर्फ बढ़ा दिया है कन्फ्यूज करने के लिए बस। ओके, है वो बहुत ही ईजी, ठीक है। चलिए 5th वाला क्वेश्चन आप बताइए कि आंसर क्या होगा। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक जो आर्टिकल है जिसको मैंने कॉस्ट प्राइस के 40% ज़्यादा मार्क किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब भी मुझे परसेंटेज के टर्म्स में बताया जाता है मैं एजम्पशन कर लेता हूँ। ओके, तो अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है तो मेरी मार्क प्राइस में बोल सकता हूँ 140 है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 40% अबव है ना। तो मेरे जो एजम्पशंस है वो इस तरीके से होंगे कि कॉस्ट प्राइस मैंने 100 लिया तो मार्क प्राइस कितना होगा, 140, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। आगे उन्होंने बोला कि इस 140 पे मैंने कुछ तो डिस्काउंट दिया X%, पता नहीं कितना दिया। ओके, लेकिन जब मैंने वो डिस्काउंट दिया उसको, तब उन्होंने बोला कि जो मेरा फाइनल प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 12%, ठीक है। अभी आप खुद समझो कि प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। और अगर मुझे 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 112 होगी, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम किया था, ये कॉस्ट प्राइस था मेरा, ये मार्क प्राइस था। ओके, और मैंने अगर कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम किया था तो उस 100 पे मुझे 12% प्रॉफिट हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस 112 है? डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, सोचो। सेलिंग प्राइस तब निकलती है जब मैं मार्क प्राइस में से क्या करता हूँ, डिस्काउंट माइनस करता हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में बता दिया है कि मार्क प्राइस पे जब आप डिस्काउंट माइनस करते हो तो सेलिंग प्राइस ही मिलती है। तो इस केस में मार्क प्राइस कितनी है, 140, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 112। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 28 रुपये का डिस्काउंट दिया, है ना। तो ये तो रुपीज़ के टर्म्स में हो गया, लेकिन अगर मुझे परसेंटेज के टर्म्स में डिस्काउंट निकालना हो तो क्या मैं ले सकता हूँ, यस, ये 28 रुपये का डिस्काउंट मैंने किस पे दिया, 140 के मार्क प्राइस पे दिया। तो क्या मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। आप देख सकते हो ये मेरा फ्रैक्शन बन गया 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। तो सिंपल सी बात है, मुझे ये एक्स की वैल्यू मिल गई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको उसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है आगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने ये जो x की वैल्यू है उसका जो है वो आसानी से सवाल आंसर जो है वो निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि x% जो है वो 20% आया। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे बहुत आसान है, ठीक है। 20% आपने निकाल लिया डिस्काउंट, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है कि नए आर्टिकल की जो CP है वो 120 है, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे X% का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले वाला X जो था वही है ये X, है ना। तो पहले वाला हम लोगों ने X कितना निकाला था, 20%। तो 120 पे मुझे क्या करना है, 20% का प्रॉफिट लगाना है। ओके, अभी इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 120 का 20% कितना होता है। माइंड में करो, 120 का 20%, 20% होता है 1/5। तो 120 का 1/5 कितना होगा, 24। मतलब मुझे 24 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 120 पे, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी नए आर्टिकल की, 120 प्लस प्रॉफिट, दैट इज़ 144, है ना। तो आसानी से आप ये C वाला ऑप्शन मार्क कर सकते थे, ठीक है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से जब हम लोग एज्यूम करते हैं चीज़ों को तो ज़्यादा ईजी हो जाता है सॉल्व करना, और नंबर्स भी बहुत क्लीन आते हैं, है ना। मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल भी टीडियस नहीं होता, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको 5th वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए 6th वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 6th वाला क्वेश्चन पता नहीं इन्होंने पीओ लेवल के एग्जाम में क्यों पूछ लिया, बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल तो आप देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप फटाफट इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या बोला है उन्होंने, जॉन जो है उसने एक मशीन खरीदी 50,000 में, ठीक है, और फिर उसने अपने जेब से 2,000 रुपये स्पेंड किए और उसने 500 रुपये जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी स्पेंड किए, ठीक है। तो 2,000 रुपये उसने रिपेयर वगैरह के लिए स्पेंड किए और 500 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेंड किया, मतलब अपनी ओर से उसने कितना खर्चा किया, टोटल 2,500 रुपये, ओके। और 50,000 ऑलरेडी उसने खरीदी थी वो चीज़ 50,000 में, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल उसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, 50,000 में तो उसने खरीदी, लेकिन बाकी की जो अपने जेब से उसने पैसे डाले वो भी तो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेंगे, है ना। तो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस बन कितनी गई, 52,500, 50,000 में 2,500 ज़्यादा, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। और उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि इसी कॉस्ट प्राइस पे उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को पता है कि कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है, राइट। और जब मुझे प्रॉफिट निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, उसी पर्टिकुलर प्राइस का 120% निकालूंगा, राइट, क्योंकि 100% तो कॉस्ट प्राइस होगी और 120% क्या होगी, सेलिंग प्राइस। तो जाहिर सी बात है मुझे सिर्फ ये करना है, ओके। अभी देखो आपको पता है कि 120 और 100 आप 6/5 ऐसे कट कर सकते हो आसानी से, ओके। और आपको पता है कि इन दो जीरोस को भूल जाओ, पहले 5 से 525 को कट करो, कितने बार होगा कट, 105 बार होगा, सिंपल सी बात है। और 105 का 6 गुना माइंड में कर सकते हो, 100 का 6 गुना कितना होगा, 600, और 5 का 6 गुना 330, तो 630, है ना। 630 पे 2 जीरो और लगेंगे तो कितना होगा, 63,000। आप देख सकते हो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना। कितना आसान था, बहुत इजी था। और ये वैसे तो पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया था, राइट। जैसे कि अगर आप देख सकते हो पीओ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का पेपर सेट होता है, बट आप देख सकते हो कि इस तरीके के अगर सवाल आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस को लेके, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो उसको बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। चलिए 6th वाला क्वेश्चन हो गया। 7th वाला क्वेश्चन आप बताइए कि किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है बट आसान सवाल है, ओके। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना सीखना है, ठीक है। चलिए 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करना है। उन्होंने क्या बोला है, देखो कि मार्क प्राइस एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से 1600 ज़्यादा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एजम्पशन तब हम लोग करते हैं जब परसेंटेज के टर्म्स में दिया हो, जब वैल्यूज़ के टर्म्स में दिया हो तो एजम्पशन नहीं कर सकते 100, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे कि जितनी भी कॉस्ट प्राइस होगी, पता नहीं कितनी है कॉस्ट प्राइस, उससे 1600 ज़्यादा मेरी मार्क प्राइस होगी, ये उन्होंने बताया हुआ है, ओके। आगे देखो क्या बोला है कि उसी आर्टिकल को जब मैं 500 रुपये के डिस्काउंट में बेचता हूँ तो मुझे जो प्रॉफिट अर्न होता है वो होता है 25%, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। और फिर आगे बोला है कि अगर मुझे उसी कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे उस आर्टिकल को कौन से प्राइस में बेचना होगा, ठीक है। अभी देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा आप फ्रैक्शन में एज्यूम करो, फ्रैक्शन में एज्यूम्पशन करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं पकड़ूंगा इस 25% को जो प्रॉफिट अर्न बोला है, ठीक है। आपको पता है कि 25% का जो प्रॉफिट मतलब फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4, ओके। और मैंने आपको समझाया है कि फ्रैक्शन को एज्यूम कैसे करना है। 1/4 है मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा कॉस्ट प्राइस 4 है और मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने एज्यूम किया 4 और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है मेरा 5, ठीक है। सिंपल सी बात, ठीक है। इसके अलावा और एक बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी मुझे मार्क प्राइस चाहिए होती है तो मुझे वो मार्क प्राइस कैसे मिलेगी, जब मैं सेलिंग प्राइस में मेरे डिस्काउंट को ऐड करूंगा तब मुझे मार्क प्राइस मिलेगी। और ये रिलेशन मुझे कैसे मिला, वो हम लोगों का जो पहले वाला रिलेशन था ना, जो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, तो बस उस माइनस वाले डिस्काउंट को मैंने इस साइड लाया तो ये बन गया मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। बहुत ही आसान था, ओके। अभी देखो आप खुद सोचो कि क्या मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ कि मेरी कॉस्ट प्राइस 4x होगी और सेलिंग प्राइस 5x होगी, क्योंकि ये तो इन दोनों का रेशो ही है ना वैसे भी,
ओके 4 और 5 जो हम लोग एज्यूम करते हैं वो तो रेशियो ही है। ओके तो अगर कॉस्ट प्राइस में एज्यूम कर रहा हूँ 4x है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी सेलिंग प्राइस 5x होगी? यस बोल सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं सेलिंग प्राइस को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 5x, और डिस्काउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, 500 का डिस्काउंट है तो 5x + 500 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है और मार्क प्राइस उन्होंने बताई है कि मार्क प्राइस क्या है? 1600 ज़्यादा किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो क्या मैं मार्क प्राइस को ऐसे लिख सकता हूँ 1600 + 4x, क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस इसमें कितनी ली है? 4x, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अगर आप ओरली इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला जो 4x है वो यहाँ पे जाएगा, 5x के साथ माइनस हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ x बचेगा। ओके और ये जो 500 है ये भी 1600 से माइनस होगा और x का वैल्यू मुझे सीधा सीधा मिल सकता है कितना? 1100, है ना। आई होप कि आपको ये समझा होगा। बहुत सिंपल है, हम लोगों ने ये रिलेशन को यूज़ किया और ये रिलेशन कोई नया नहीं है, हम लोगों ने नया डिराइव नहीं किया, ये पहले का ही रिलेशन है कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, बस इसको मैंने रीअरेंज किया है। ठीक है अभी x का वैल्यू आ गया है हमारे पास 1100। ठीक है अभी हम लोगों को किसका प्राइस चाहिए? उन्होंने बोला है कि मुझे 30% प्रॉफिट पे बेचना है। देखो जब भी प्रॉफिट होता है किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, तो मुझे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। ओके तो x अगर 1100 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मेरा 4 गुना होगा x के, मतलब 4400 होगा। ठीक है सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये सब हम लोग अभी इरेज करते हैं और सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेते हैं 4400। ठीक है क्योंकि आपको समझा ही है कि 4400 आया कैसे। ओके अभी इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए? 30% का प्रॉफिट। अभी ये 4400 अपने आप में कितना है? 100%। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 130%, दैट्स इट, है ना। अभी देखो आपको सिर्फ ये 0 कट करना है और ये वाला जो 130 का 0 है उसको भी साइड में रखो और सिर्फ आपको 44 × 13 ये परफॉर्म करना है। ओके अभी देखो 44 × 13 माइंड में करना है आपको, बिल्कुल भी इसके लिए टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको पता है कि 13 का 40 गुना कितना होता है? 13 का 40 गुना माइंड में करो, 13 4 ज़ा 52। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 13 का 40 गुना 520 होगा, है ना। लेकिन हम लोगों को तो 44 गुना करना है, तो कुछ नहीं 13 को 4 बार और ऐड कर दो, तो 13 4 ज़ा वैसे भी 52 होता है, तो 52 और ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। तो टोटल कितना आएगा? 572 और 0 तो पहले से ही था तो 5720, दैट्स इट। ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके तो अब देख सकते हो कि कितना आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। बट आपको इसको समझना ये था कि मुझे जो रेशो है वो किस तरीके से मिलेगा, और रेशो हम लोगों को इससे मिलता है क्योंकि मुझे फ्रैक्शन पता है। जब परसेंटेज प्रॉफिट मुझे पता होता है तो मुझे आराम से सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशो मिलता है। ओके और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया था। ओके तो कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो आराम से आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आने लगेगा। ओके तो आई होप कि 7th वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। चलिए 8th वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए कि कितना आंसर उसका आएगा। ठीक है तो देखो 8th वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है जिसने 10% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, और डिस्काउंट देने की वजह से उसको 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है और दूसरे केस में उसने बोला है कि अगर उसी आर्टिकल को वो 20% डिस्काउंट पे बेचता, ज़्यादा डिस्काउंट देता, तो उसको प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलता, दैट इज़ 330 का प्रॉफिट मिलता। तो उसने बोला कि अगर ऐसा है तो मार्क प्राइस निकालो उस आर्टिकल की। ठीक है अभी यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि आप फ्रैक्शन के मेथड का बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है आपको पता है कि 10% का डिस्काउंट, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 मेरी मार्क प्राइस है और उसके ऊपर उसने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया और उसकी वजह से मेरी सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? 9 बन गई, है ना। क्योंकि डिस्काउंट हमेशा आपको पता है मार्क प्राइस पे मिलता है, तो मेरा ये जो नीचे वाला पार्ट होगा वो एक्चुअल में मार्क प्राइस होगी, है ना, और ये ऊपर वाला पार्ट होगा वो डिस्काउंट होगा, और उसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस, दैट्स इट, है ना। तो पहले केस में क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मार्क प्राइस अगर 10 यूनिट का है तो मुझे 1 यूनिट का डिस्काउंट मिला, और जिसकी वजह से मेरा सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 9। सिंपल सी बात है। ठीक है अभी आगे देखते हैं। आगे सेकंड केस में उसने बोला है कि अगर 20% का डिस्काउंट देता तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता? 1/5। ओके 1/5 अगर होता तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी मार्क प्राइस 5 यूनिट की होती और उसके ऊपर मुझे अगेन 1 यूनिट का डिस्काउंट मिलता और मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होती? 4 यूनिट की। सिंपल सी बात है, राइट। लेकिन उन्होंने बोला है कि मार्क प्राइस तो सेम ही है, क्योंकि ये तो अलग अलग केसेस है ना, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया,
बराबर। लेकिन दोनों केस में मार्क प्राइस तो सेम ही रहनी चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो मार्क प्राइस क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कर देते हैं मार्क प्राइस को, ओके। 10 तो यहाँ पे पहले से ये, इसको 10 बना देंगे और इसको 10 बनाने के चक्कर में ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 10 बनाने के चक्कर में ये 8 बन जाएगा, ओके। लेकिन मार्क प्राइस मेरी सेम हो जाएगी। अभी मार्क प्राइस का हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया क्योंकि मार्क प्राइस 10 यूनिट्स है, हम लोगों को पता है, ओके। अभी देखो सेलिंग प्राइस में क्या चेंज आया, अभी सिर्फ सेलिंग प्राइस को समझते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस में क्या चेंज आया, पहले सेलिंग प्राइस मेरी कितनी थी 9 और बाद में सेलिंग प्राइस कितनी बनी मेरी 8। इसका मतलब आप देख सकते हो कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है उसमें कितने का चेंज आया, 1 यूनिट का चेंज आया, ओके। और आपको पता है कि जो मेरी 9 सेलिंग प्राइस आई थी वो किसकी वजह से आई थी, 400 रुपये प्रॉफिट होने की वजह से आई थी, है ना। तो ये 9 जो सेलिंग प्राइस आई है वो 400 की वजह से आई है और ये 8 सेलिंग प्राइस जो है वो किसकी वजह से आई है, 330। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रॉफिट्स के बीच का डिफरेंस 70 है ना, क्योंकि जब 9 सेलिंग प्राइस थी तो उसमें जो प्रॉफिट इन्वॉल्व था, बिकॉज सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी प्रॉफिट इन्वॉल्व रहता है। अभी इसमें आप सोचोगे कि कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि आर्टिकल का जब सेलिंग प्राइस बदलता है तो उसका कॉस्ट प्राइस तो सेम ही था, क्योंकि दो केसेस है अलग अलग, दो अलग अलग आर्टिकल्स तो नहीं है, आर्टिकल तो एक ही है, ओके। तो उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दोनों केस में तो सेम रहेगी, बट उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस बदली है। और सेलिंग प्राइस क्यों बदली है, क्योंकि प्रॉफिट बदला है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रॉफिट में चेंज कितना आ रहा है, एक में मुझे 400 का प्रॉफिट मिल रहा है, एक में मुझे 330 का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट में चेंज कितना है, 70 का। और वही चेंज मेरा सेलिंग प्राइस में भी होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी, ओके। तो सेलिंग प्राइस में अगर 70 का चेंज है लेकिन यहाँ पे मुझे 1 यूनिट का चेंज मिल रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट 70 के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ओके। तो 1 यूनिट जो है वो 70 के बराबर हो गया, ओके। अभी आपको निकालना क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मैंने बोला 10 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट का अगर 70 है तो 10 यूनिट्स का कितना होगा, 700, दैट्स इट। ये आपको समझना था, ओके। तो इसमें आपने देखा कि कैलकुलेशन लीस्ट था, कैलकुलेशन कुछ था ही नहीं, सिर्फ आपको समझना ये था कि आप किस तरीके से चीज़ों को एज्यूम कर सकते हो, ओके। और मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ओके। तो आई होप कि 8 वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए 9th वाला क्वेश्चन आप बताइए किस तरीके से करते। देखो 9th वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि कौन सा अप्रोच इसमें यूज़ होगा, ओके। अगर आप देखोगे, हिंट भी देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो क्या दिखा है आपको, डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, प्रॉफिट परसेंट। जहाँ पे भी मैंने आपको कहा कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिखे, डायरेक्टली आप मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला आपका जो रेशो वाला रिलेशन है वो आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग वही रिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस मैंने आपको बताया है क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। इसमें प्रॉफिट परसेंट देखो कितना है, 27.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 में ऐड होने के बाद 127.5, ठीक है। अभी देखो पॉइंट देख के घबराना नहीं है, ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है, ओके। चलो कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस देखो कितना होगा। कॉस्ट प्राइस में हम लोगों ने क्या सीखा है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो 100 माइनस 20 दैट इज़ 80, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे और इसके बदले में एक ज़ीरो और लगा देंगे, ओके। अभी आप देखो 1275 है और नीचे 800 है, ये तो 25 से आसानी से कट हो जाएगा, तो बस 25 से कट कर दो। ये होगा 25 से 3 बार, फिर 2 बार, तो ये 32 बार कट हो गया। ये देखो कितनी बार कट होगा, पहला कट 5 का लगेगा, फिर 1 का लगेगा, तो 51/32 इस तरीके से आपको रेशो मिल जाएगा, ओके। अभी देखो उन्होंने आगे क्या बोला है, मेरी मार्क प्राइस ये है, मार्क प्राइस की वैल्यू दी है हम लोगों को। देखो मार्क प्राइस की वैल्यू जो एजम्पशन वाली वैल्यू है ऑलरेडी पता है, तो मेरी 51 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो प्राइस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए उसको इक्वेट कर देते हैं कि 51 यूनिट्स इज़ इक्वल टू 637.50। अभी देखो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स नहीं लगा रहा हूँ, 2 पॉइंट्स हटा रहा हूँ। हम लोग जब आंसर आएगा ना हमारा फाइनल, उसमें 2 पॉइंट फिर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ओके। अभी आप खुद सोचो कि आप इस 51 से डायरेक्टली इसको कट कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि उन्होंने देखो नंबर ऐसा ही दिया होगा जो कट होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर उन्होंने एजम्पशन वैसा करने को कहा है तो नंबर भी वैसा ही दिया होगा, ओके। तो 51 से इसको सीधा कट कर देंगे। देखो 51 1 जा 51, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ, यहाँ पे 63 है तो रिमाइंडर कितने का बचेगा, 12 का, ओके। और आगे कितना है 7, मतलब 127 रह गया, ओके। तो नेक्स्ट कट किसका लगेगा, 2 का, 51 2 जा 102। अभी रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास, 25 का, और आगे देखो क्या है 5,
मतलब 255, तो कोई भी बता देगा 255 51 का कितना है, 5 गुना है, सिंपल सी बात है। ओके, और ये 0 वैसे का वैसा, राइट। तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा सीधा क्या आ गया, 1250, दैट्स इट, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1250 है तो उन्होंने क्या निकालने बोला है, कॉस्ट प्राइस। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या पार्ट था, 32 पार्ट था। ओके, तो मुझे क्या करना है कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1250 है तो 32 का निकालना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 32 से मल्टीप्लाई करना होगा, डेफिनेटली। ओके, अभी इस 0 को तो 0 ही रहने दो और 32 को 125 से मल्टीप्लाई करो। अभी आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे होगा, कुछ नहीं है। 125 ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखो, किसी भी नंबर से जब आपको 125 को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो आप क्या करते हो, ये जो नंबर है उसका क्या करते हो, पहले 8 से डिवाइड करते हो। तो 32 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा क्या, 4। और बाय डिफ़ॉल्टली आप उसके पीछे 3 ज़ीरोज़ लगा दोगे। ये होती है टेक्निक 125 से मल्टीप्लाई करने की। ये हर नंबर पे अप्लाई होती है। आप किसी भी नंबर को अगर 125 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो पहले आप क्या करो, उसको, उस नंबर को 8 से डिवाइड कर दो और जो भी आंसर आएगा उसके आगे 3 ज़ीरोज़ लगा दो, तो आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट हम लोगों को निकालने थे, तो वो निकाल लो। तो 400 रहेगा आंसर आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बी वाला ऑप्शन मार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका जो अप्रोच था ना, ये हम लोगों ने डिवाइड बाय 8 क्यों किया, ये भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना 32 इंटू 125, तो क्या मैं, देखो, इस 125 को ऐसे लिख सकता हूँ 1000/8, क्योंकि जब मैं 1000/8 करूँगा ना तो फिर भी मुझे 125 ही मिलता है। लेकिन मैंने 1000/8 क्यों लिखा, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। इस नंबर का 8 से डिवाइड हुआ, जो मैंने आपको कहा, और आगे 3 ज़ीरोज़ लग गए, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से करने को कहा। ओके, और इस तरीके से करोगे तो बड़े आसानी से आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और आपको सामने से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको 9th वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए 10th वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कैसे करना है। ओके, 10th वाले क्वेश्चन में अगर आपने ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को नहीं समझा तो जाहिर सी बात है कि फिर आप अटक जाओगे। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने जो आपको टेक्निक बताया वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को। 15% क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, प्रॉफिट परसेंट, है ना। जहाँ पे भी प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिखेगा, हम लोग क्या करते हैं, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे जो 9th वाले क्वेश्चन में की, है ना, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। मार्क प्राइस का रेशो अभी तक तो आपको याद हुआ होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन देखो, पिछली बार की तरह 127.5 इस तरीके से आएगा। और इस बार यहाँ पे देखो, डिस्काउंट 100 माइनस 15 मतलब 85 होगा, और एक पॉइंट हटा के 850 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप बड़े आराम से 25 से कट कर सकते हो। ये देखो 34 टाइम्स कट होगा, ये 51 टाइम्स कट होगा। इस बार देखो हम लोगों को अच्छे नंबर मिल गए, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि 51 और 34 और कट हो सकता है, किससे, 17 से। तो ये 3 और 2, ये आपको आसानी से रेशो मिल गया, ठीक है। 3:2 रेशो है। अभी देखो क्या बोला है उन्होंने, मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 250 ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 250 है। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू 250 होगी, सिंपल। और उन्होंने क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखो कितना है, 2, तो 250 का डबल कितना होगा, 500, दैट्स इट। 500 आप आसानी से मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो सारे के सारे 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए वो समझे होंगे कि कैसे करने हैं। ओके, इसमें आपने देखा कोई भी अलग चीज़ नहीं की हम लोगों ने। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे उस कॉन्सेप्ट के बाहर से कुछ भी नहीं आया। ओके, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ये याद रखना, है ना। तो आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। और मैंने जो आपको 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए प्रॉफिट एंड लॉस के, वो अगर आप याद रखोगे और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, ठीक है। ऐसे वीडियोज़ और आते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।